Hi friends, today we learn अदम्य जीवन रिपोर्टाज by रंगे राघव। जैसा कि आपको पता है, रिपोर्टाज रिपोर्ट को ही कहते हैं। जिस प्रकार एक रिपोर्ट बनाई जाती है किसी चीज़ पर, उसी प्रकार रिपोर्टाज बनाई जाती है। लेकिन रिपोर्टाज में वहाँ की संवेदनाओं, वहाँ की भावनाओं के साथ किया गया विवरण ही रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट में केवल विवरण दिया जाता है, परंतु रिपोर्टाज में वहाँ की अनुभूतियाँ तथा भावनाओं का भी समायोग होता है। इस लेसन में रांगेय राघव ने बंगाल के अकाल के बारे में एक रिपोर्टाज तैयार किया है। रांगेय राघव अपने कुछ दोस्तों और डॉक्टर्स के साथ अकाल की विध्वंसता का निरीक्षण करने के लिए बंगाल में जाते हैं। चलो बिना देरी के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हम पगडंडियों से बढ़ते जा रहे थे। सूर्य आकाश में चढ़ने लगा था। कहीं कहीं कोई किसान किसी पेड़ की छाया में बैठा दिखा पड़ता था। सर्वत्र निर्वता छा रही थी। आकाश में बादल तैर रहे थे, जिन्हें देखकर खेतों से एक सौंधी सी उसांस उमंग उठती थी। दूर हरियाली की लहर तेज चलती हवा की तरंगों पर गूंज सी उठती थी। हरी भरी पृथ्वी पर कभी कभी बादलों में छा जाने से कहीं धूप और कहीं छाया बरबस हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। किंतु मेरे साथी को जैसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बायां हाथ उठाकर वह कह रहा था, वही है शिधिरगंज, देख रहे हो ना, वह ताड़ का पेड़। दूर लगभग मील भर की दूरी पर काले नेमी की तरह खड़ा था लंबा ताड़ का पेड़। जैसे जैसे हम उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, आकाश के बादल लहरों की तरह उस पर केंद्र कर आकर फैल जाते थे। वर्षों से ताड़ का पेड़ इसी तरह खड़ा है और वर्षों से उसके हिलते पत्तों ने बादलों की मरमर सुनी है, किंतु आज उसकी छाया में मनुष्य विक्षुब्ध है। मेरा साथी चुपचाप बढ़ता चला आ रहा था। एकाएक वह ठिठर कर खड़ा हो गया। मैं उसके पीछे था। मैंने उसका कंधा पकड़कर कहा, भट्टाचार्य जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव आ गया। गांव पर यहाँ तो कोई बस्ती शुरू ही नहीं हुई। साथी की आंखों में निराश मुस्कुराहट कांप उठी। नहीं, क्यों कहते हैं आप? वह देखिए, वह। और उसने अपना हाथ सामने की ओर उठा दिया। मिट्टी का एक छोटा सा ढूह घास में से अपना अनगढ़ सिर निकाले चुपचाप खड़ा पड़ा था। मैं समझ नहीं सका कि क्या यही गांव है। मैंने कहा, यह तो मिट्टी का एक ढूह मात्र है। इस गांव की यही तारीफ है। आदमी मिलने से पहले यहाँ कब्रें शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा, वह सचमुच कब्र थी। कच्ची मिट्टी, सिर पर कोई साया नहीं, चारों तरफ कोई घेरा नहीं। हम लोग बढ़े चले। प्रतीक्षा की सी निर्वता में प्राय हर 5-10 कदम पर एक न एक कब्र थी। मेरा हृदय कांप उठा। सामने एक टूटा घर था, भग्न विध्वस्त, मानो तूफान में उसका वैभव नष्ट हो गया था। और उसके सामने केले के पेड़ों की शीतल और मनोरम छाया में 14 कब्रें आंखें मूंदे पड़ी थी। एक लड़का जो वहीं बैठा एक आम की गुठली पर सब कुछ खा जाने में लगा था, अपने आप चिल्ला उठा, बाबू, एक एक में 2-2, 3-3 हैं, एक एक में 2-2, 3-3 हैं। और वह फिर गुठली को मुंह मारने लगा। भट्टाचार्य जी पेड़ों की घनी छाया में एक पेड़ से सटकर खड़े विश्राम कर रहे थे। वे कहने लगे, बाहर से तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ की एक एक कब्र से बात करो और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कहो कि जिस ढाके की मलमल के एक दिन शहशाह पहनते थे, आज वहाँ जुलाहे चूहों की तरह मर रहे हैं। बोलो, सुना सकोगे संसार को यह? दोस्तों, यहाँ जुलाहे का अर्थ मनुष्य है। छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ यह स्वर कब्रों से टकराकर गूंज उठा और मानो कब्रों से आवाज आने लगी, 14 कब्रें, आंखों के समान एक बारगी उनमें सोए कंकाल तड़प उठे और नाच उठे, यातना से व्याकुल, भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए प्राणियों के चित्र। राह में एक वृद्ध अपनी चटाई पर बैठा करघा चला रहा था। हम लोग उसी के पास रुक गए। वृद्ध ने हमारी ओर दृष्टि उठाई। भट्टाचार्य ने कहा, दादा, आगरे से आए हैं यह यहाँ के हाल देखने। जियो बेटा जियो, वृद्ध ने गदगद स्वर से कहा। यह आगरा कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान से आए हो? आओ बैठो बेटा, आओ। उसने चटाई की ओर इशारा किया। हम लोग बैठ गए। वृद्ध कहने लगा, जो देखने लायक था वह तो खत्म हो गया, मगर तुम आए हो तो देखो, आगे जाने क्या हो। वह क्षण भर चिंतित सा दिखाई दिया, फिर भी एकाएक स्वर बदलकर उसने कहा, तुम हमारे मेहमान हो भैया, आराम से बैठो जरा। हम भूखे हैं, मगर तुमने
तुमने जो इतना कष्ट किया है किस लिए? हमें अपना समझकर ही ना। फिर तुम समझते हो हमें इसका ज्ञान नहीं है? मैं चुप बैठा रहा। भट्टाचार्य जी कहने लगे, दादा कष्ट वष्ट की बात छोड़ो, इन्हें इस गांव के कुछ हालचाल बताओ। वृद्ध एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, हालचाल? वह देखो। और उसने एक कब्र की ओर इशारा किया और कहता गया, शिथिरगंज का हाल सुनना चाहते हो? 1 2 3 गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक गिनते चले जाओ। कसम है अगर तुम किसी को हाय हाय करते पाओ। नहीं, आज कुछ नहीं था। एक दिन जब गांव में रात दिन रोने कराहने के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था, मगर अब तो वह सब कुछ नहीं है। वास्तव में हमें कोई भी रोता हुआ दिखाई न दिया। सब मानो अपने अपने काम में लगे थे। मैंने देखा डॉक्टर चुपचाप घरों की ओर देख रहा है। बांस के सुंदर सुंदर झोंपड़े, सदियों से बंगाल हम लोगों पर बार बार भारी हमले हो रहे हैं, मगर आक्रमणकारी कभी भी यहाँ की शस्त्र श्यामलता पवित्र भूमि को नहीं रोक सके। यहाँ मनुष्य को इतना समय मिल चुका था कि वह बैठकर आराम से इतने सुंदर और स्वच्छ घर बना सकता, और आज वही घर निर्जनता की अर्गला लगाए मुख खड़े थे। अकाल ने उन पर अपनी जो विभत्स छाया डाली थी, उसका धुंधलका अभी तक भी मानो कोनों में छिपा बैठा है। मूक का मतलब चुप। मैं देख रहा था जिनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष थी, आज भी उनमें जीवित रहने का साहस था। अकाल आया, बीमारी आई, और फिर दूसरे अकाल की गहरी आंधी भी क्षितिज पर सिर उठाने लगी है, किंतु अविचलित है। ये है किस लिए? इसलिए न कि वह जनता किसी से भी दब नहीं सकती। एक दिन विजेताओं ने इन्हें कुचला था, और भी मनुष्यों का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है, किंतु यह तो अभी तक अदम्य अविज्य है। दोस्तों, यहाँ अदम्य का मतलब जो दब ना सके, जिसे दबाया ना जा सके। बूढ़ा फिर कहने लगा, अब के उसका स्वर दृढ़ था, इस गांव में आज घरों पर किसकी दृष्टि ठहरेगी भैया? इधर देखो, वे जो छाया में सो रही हैं चुपचाप, वे मिट्टी की कच्ची कब्रें गिनकर देख लो। अगर 500 से कम दिखाई पड़े और एक एक में एक ही आदमी दफनाया गया हो, यह भी कोई जरूरी बात नहीं है। यह है हम मुसलमानों की बात। और अगर तुम सुनना चाहते हो कि हिंदू क्यों नहीं मरे, तो जाकर शीतलखा की धारा से पूछो कि क्यों तू शीतरगंज के सैकड़ों किसानों को बहा ले गई, जिनकी हड्डियां तक का आज पता नहीं। और वह सहसा मुस्कुरा उठा। मैंने देखा और समझने की चेष्टा की। मृत्यु ने उसे विशुद्ध कर दिया था। उसने कहा, इस गांव में करीब करीब हर घर में मौत हो चुकी है, हजारों व्यक्ति मारे जा चुके हैं, मगर सब तो नहीं मर सकते थे, और शायद सब नहीं मरेंगे, मगर कौन जाने आगे क्या होगा। इस समय कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। रहमत, जो अपने ताने को एक दफा ठोक कर उठ आया था, आकर वहीं बैठ गया था। चर्चा चल पड़ी। रहमत कहने लगा, हाँ, काफी लोग मर गए हैं। तुम्हारे घर में कितने आदमी थे? 25 थे, जिनमें 20 मर गए, अब 5 बाकी हैं। और उसने अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर धुआं उगलना शुरू कर दिया। बोला, यह मिल जाती है भैया, बस। उसने तंबाकू की ओर इशारा किया और मुस्कुरा उठा। पहले वृद्ध की वह शुद्ध आकृति अब कुछ दीन सी हो गई थी, मानो पहले जो व्यक्तिगत सुख दुख सजीव होकर चारों ओर हाहाकार कर उठा था, अब सामूहिक रूप में केवल साधारण होकर चक्कर काटने लगा है। कुछ देर बाद रहमत ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर गंभीर स्वर में, गंभीर भाव से कहा, आने दो, जो कुछ आएगा उसे झेलेंगे। पगडंडी पर मरियल भूख मरे कुत्ते भौंक उठे, मानो रहमत की बात को समझकर उन्होंने उसका समर्थन किया हो। रहमत ने फिर कहा, उन दिनों 30-40 आदमी रोज मरते थे। अकाल तो खत्म हो गया, मगर बीमारियों ने जो जकड़ा तो उनसे अभी तक गला नहीं छूटा। डॉक्टर ने पूछा, क्या क्या बीमारियां हैं यहाँ? रहमत बिना सोचे ही रटी हुई सी बात बतला गया, मलेरिया, बसंत चेचक और चर्म रोग। मैंने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा। लोगों ने गालों की हड्डियां उभर आई थी, आंखों में सूजी सी ललाई छा रही थी, किसी किसी के गले में सूजन थी। उन्हें लक्ष्य कर डॉक्टर ने मुझसे कहा, करीब करीब सभी या तो मलेरिया के शिकार रह चुके हैं या अभी भी मलेरिया ग्रस्त हैं। एक चंचल लड़का कहने लगा, आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम। जहाँ चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था, 300-350 आदमी तो इस गांव को छोड़ गए। भूख मरे नहीं तो
और उसकी झंकारती हंसी एक बारगी ठिठुरती सी फैल गई। उसकी बगल में एक लड़की खड़ी थी, कोई 9-10 बरस की। यह बीच में ही बोल उठी, भूल गया ना कि अभी भी कोई भूख मरे हैं जो यहाँ लंगर खाने में खा रहे हैं। सहसा रहमत ने कहा, अब्दुर्रहमान आओ इधर बैठो। अब्दुर्रहमान आया ही था कि एक आदमी कह उठा, इसके घर में 16 आदमी थे, जिनमें से एक यह अकेला बच्चा है। अब्दुर्रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देखकर कहा, क्या बताऊं बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के यहाँ पड़ा रहकर इन्हें दुख देता हूँ। रहमत हंस पड़ा। वह बोला, क्या बात कहते हो अब्दुर्रहमान, तुम तो एक आए हो मगर और यह अकेला बच्चा है। अब्दुर्रहमान ने सॉरी, यहाँ पे वापस से ये हो गए हैं। अब्दुर्रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देखकर कहा, क्या बताऊं बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के यहाँ पड़ा रहकर उनको दुख देता हूँ। रहमत हंस पड़ा और वह बोला, क्या बात कहते हो अब्दुर्रहमान, तुम तो एक आए हो मगर और जो 19 की बाकी जगह बाकी है। और सब हंस पड़े। इतने में सामने से घूंघट काढ़े एक स्त्री निकली। हठात पूछ बैठा, रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था। रहमत के मुंह पर एक काली छाया फैल उठी। उसने पल भर कुछ नहीं कहा, फिर एक गंभीर स्वर में कुछ सोचकर बोला, बाबू बात तो बुरी है मगर है सच। कुछ थी ऐसी मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थी मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे वे भी मर जाती तो हर्ज ही क्या था, पर मैं सोचता हूँ मर जाना क्या सहज है। कोई क्या अपने आप मार जाना चाहता है। खैर जाने दीजिए, इस बात को जाने ही दीजिए। अब्दुर्रहमान हर बार कह उठता था, क्या करेंगे हम, क्या बताइए ना। उसके स्वर में अथाह निराशा और विवशता गूंज उठती थी। चावल का भाव अब भी 18 या 19 रुपए में है, कहाँ से खरीदें हम। गांव में अधिकांश अब भी एक वक्त ही खाते हैं और चावल खरीदने वाले भी सब ही तो चावल नहीं खाते, कई तो शकरकंद के सहारे ही जी रहे हैं। इतने आमदनी नहीं, फिर बताओ। रहमत कहने लगा, कोई कैसे खरीदे। अकाल खत्म हुआ ही कब जो दूसरा शुरू होगा। हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन के गाड़ दिया। आपको शायद मालूम न हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन बांधकर गाड़ने का कायदा है, मगर कायदा क्या करे जब जिंदों के लिए भी कपड़ा नहीं है तो मरों के लिए क्या कीमत है बाबू। उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं जानबूझकर ही उंगली उठाई थी। उधर जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था, जहां वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी, कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। हम लोग काफी देर तक बैठ चुके थे। एक लड़का कह उठा, चलिए बाबू गांव देखिए। और हम लोग उठे। वहां एकत्र हुए लोगों में से कुछ ने हमें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया और कुछ हम लोग चल दिए। कहीं कहीं कब्रें टूट गई थी। सामने के 2 घर बिल्कुल टूट गए थे, उन्हें केवल चबूतरे बाकी थे। सामने एक गाय घास चर रही थी, पेड़ों की छाया में उनके कब्रें सोए हुए पड़ी थी। लड़के ने कहा, यह है आदू मियाँ का घर, मर गया बेचारा। उसके घर में 19 आदमी थे, अब कोई भी नहीं बचा है। वायु सनसनाती हुई बह गई। आदू मियाँ यहाँ बैठकर हंसता था। आज उसका कोई पता नहीं। लड़के को घर का एक एक प्राणी याद था। अभी कल ही की तो बात थी, मगर निर्विकार खड़ा था। मानवीय भावनाएं कितनी कठोर हो गई थी। सहसा आगे चलकर वह एक कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, बाबू यह मेरे बाप की कब्र है, बस मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था, सचमुच वह मेरे लिए ही मर गया। लड़का कुछ ठिठुर गया। मैंने देखा डॉक्टर चौंक उठा। वह मुझसे बोला, यह मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा उठे। उन्हें लड़के से वही प्रश्न दोहरा दिया। लड़का क्षण भर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं बाबू, कहीं पैर रखने की भी तो जगह नहीं है। कहाँ तक कोई कब्रों को बचाता हुआ उनको चक्कर देकर चले, इतनी ताकत है कितनों में। हम लोग आगे बढ़े। भट्टाचार्य जी एक आदमी से कुछ बातें करने लगे। वह आदमी कह उठा, गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं। चोर कोई हमारी परवाह करता है? रिश्तेदारों का कार्ड देते हैं, अपनों को देते हैं, हमारी क्या पूछ। दूसरा आदमी चलते चलते रुक कर कहा, हम में एका नहीं है, वरना क्या मजाल है कि वह अपनी मनमानी करे। अब तो बंगाल अभी जीवित हैं, आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानना और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का एक संस्कृति जनक सिर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच नाचचारों का अंत दूर नहीं है। एकाएक लड़का एक झोंपड़े के पास पहुंचकर रुक गया। हमने देखा भीतर कुछ जुलाहे साड़ियां बुन रहे थे।
यहाँ जुलाहे अर्थात मैं वापस से बोल रही हूँ मनुष्य। लड़के ने कहा, ढाके की साड़ियाँ प्रसिद्ध है ना बाबू, यह अब यही 2-4 घर रह गए हैं और कुछ दिन बाद शायद। वह कहते कहते चुप हो गया। जुलाहे काम छोड़कर हमारी ओर देख रहे थे। सामने ही एक औरत बैठी थी, वह विधवा थी। उसके घर के 10 आदमी मर चुके थे और सामने केवल 3 अनगढ़ कब्रें थीं। अधिकांश घरों की टीनें उखड़ गई थी और न जाने कितनों ने भूख से लड़ने के लिए अपनी टीनें बेच दी थी। भट्टाचार्य जी ने उंगली से दिखाते हुए कहा, वह सामने एक भद्र लोक का घर था, उसे भी टीन बेच देनी पड़ी क्योंकि सहसा वह रुक गया। बात पलटकर उन्होंने कहा, वे जो टीनें दिखाई दे रही हैं उखड़ी उखड़ी, उसकी वजह यह नहीं है कि उसके मालिक ने उन्हें बेचना नहीं चाहते थे, मगर इसलिए कि उनमें इतना ताकत ही नहीं था कि उठाकर उन्हें बाजार तक ले भी जाते। और यही कारण है कि मैंने देखा घर के चबूतरे के बीचों बीच एक कब्र थी। यह भी एक मनुष्य था जो अपने घर का वक्ष स्थल फाड़कर सो रहा था। फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह जगह सूजी हुई सी दिखाई दे रही थी। धूप तेज हो रही थी। हम होट में पहुंच गए थे। मछलियों की बू वातावरण को भेद रही थी। एक बूढ़ा व्याकुल सा भागा जा रहा था। भट्टाचार्य जी ने बताया, उसे उस समय तीव्र ज्वर था। ज्वर का मीन यहाँ पे बुखार है, जिसके कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था। होट के एक कोने में स्थानीय डॉक्टर की एक डिस्पेंसरी थी, छोटी सी, गमगीन सी। डॉक्टर के दिल में यह मुफ्त दवाखाने खोले जाने की बात जमती नहीं थी। आखिर वह फिर खाएगा क्या? हमारे डॉक्टर ने उससे बातचीत की। उसके पास न कुनैन थी न सिनकोना था और गांव में हर घर में मलेरिया का रोगी था। बच्चे की तिल्ली और जिगर बढ़े हुए थे। दवाखाने की एक बेंच पर बैठा एक आदमी कह रहा था, हर एक चीज चोर बाजार में है, हर एक चीज पर मुनाफाखोरी हो रही है और कोई करे तो क्या करे। एक औरत जो पास में खड़ी थी कहने लगी, तुम डॉक्टर हो, पहले क्यों नहीं आए? जाने कितनी जानें बच जाती। यहाँ एक सरकारी दवाखाना है जिसमें कोई खास दवाई नहीं है, मरीजों की कोई खास तवज्जो नहीं है। कहाँ डाकेश्वरी मिल नंबर 2 में तुम्हारा दवाखाना है? अब वहीं आएंगे, कल से 4-5 मिल तो है ही। उस समय उस औरत की बात की अनसुनी करके खैराती अस्पताल के असिस्टेंट डॉक्टर मुझसे कह रहा था, हमने 75-50 आदमियों को हालत सुधार दी है। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा रहे थे और एक और शासक बोल रहे थे, दूसरी ओर वही बात जनता कह रही थी। सामने अनेक जर्जर रोगी खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, बुझी हुई आंखें, उभरी हुई पसलियां और वही भयानक चर्म रोग। यहाँ से हम लंगर खानों की ओर चल दिए। लंगर खाने और जगह बंद हो गए हैं, किंतु यहाँ अभी तक खुले हैं। खुले हुए मैदान में पेड़ों की छाया में 3 भट्टियां खुदी हैं। एक बड़ों का लंगर खाना है जहां खिचड़ी बनती है। करीब 100 आदमी आज भी उस पर पलते हैं। मैली कुचली औरतों से जमघट में कुछ बैठी चूल्हा फूंक रही थी। एक औरत ने बताया कि बच्चों के 2 लंगर खाने हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों में 100-100 बच्चे रहते हैं। 7.5 सैर खिचड़ी बनती है और कुछ मछली, बस इतना ही। किसी तरह लोग जी भर रहे हैं। भट्टाचार्य जी ने बताया कि फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट इन्हें चला रहा है। मैं और भट्टाचार्य जी आगे बढ़ चले। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भट्टाचार्य जी कहने लगे, तुमने देखा 7.5 सैर 100 में कितना पड़ा? सामने भट्टी में से धुआं निकलकर ऊपर घूमड़ रहा था। आज सारा बंगाल महानाश की आग पर लटका भुन रहा था और चारों ओर से राक्षस मानो उसे चबा जाने को चाहते थे। इतने में डॉक्टर आ गया। उसके साथ एक औरत थी जो रो रही थी। मुझे बड़ा विस्मय हुआ, यहाँ लोग अभी भी रो सकते हैं, तब तो इनमें हृदय है, वह कह रही थी। दवाखान लेकर अब आए हूँ, पहले आते तो मेरे बच्चे बच जाते। अरे वह माँ थी, उसके 6 बच्चे मर गए थे और सिर्फ 2 बचे थे। मैं अब यही लंगर खाने में काम करती हूँ, किसी तरह पेट भर जाता है, भीख नहीं मांगी जाती है बाबू। और वह फिर रो पड़ी। मेरे बच्चे दिल कड़ा कर हम लोग वहाँ से चल दिए। वह आंखों में आंसू भरे हमें शत आशीर्वाद देती सी ज्यों की त्यों खड़ी रही। खेतों में कब्रें चुपचाप उदासी सी सोई पड़ी थी, जिन्हें चीथड़ों में लिपटा एक बूढ़ा एक पेड़ की छाया में बैठा विरक्त भाव से देख रहा था। एक टूटी सी दीवार में 3 आले अभी भी खड़े थे, मगर घर नहीं थे। 8 घर विध्वस्त पड़े थे। उनके सामने बराबर की 30 कब्रें पड़ी थी और एक नवयुवक जो देखने में बूढ़ा लगता था उनकी ओर देख कर मुस्कुरा रहा था। वे सब एक दिन जुलाहों के घर थे, पर अकाल के ताने और बीमारियों के बाने ने सहसा उनके जीवन व्यापार का अंत कर दिया था।
दिन में नहीं, रात को, भट्टाचार्य जी कहने लगे। गांव के कब्रिस्तान की सी छाइयां नाचने लगती थी। शिदरगंज कभी भी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी को बनाए अकाल ने उसका सत्यानाश कर दिया था। जो आदमी अपनी हड्डियों से, दधीची की हड्डियों से यह अमर कथा लिख गए हैं, बंगाल उनकी ज्वलंत स्मृति को कभी नहीं भुलाएगा। मेरे मुंह से हठात निकल गया, उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुलाएगा भट्टाचार्य जी, मानवता उसे कभी नहीं भुला सकेगी। डॉक्टर आगे आगे चल रहा था। हम लोग लौट रहे थे। नदी की पतली धारा में कुछ नंगे लड़के नहा रहे थे, जिनकी पतली हड्डियों से टकराकर छोटी छोटी लहरें मानो निराश उदास लौट जाती थी। उन्होंने हमें देखा और सब में संवेद स्वर से चिल्ला उठे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गर्व से मेरी छाती फूल उठी। कौन कहता है कि बंगाल मर गया? जहां भूख और बीमारियों से गर्व से मेरी छाती फूल उठी। सॉरी दोस्तों, ये लाइन रिपीट हो गई है। गांव से मेरी छाती फूल उठी। कौन कहता है कि बंगाल मर गया है? जहां भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्यों के बालकों में क्रांति को चिरंजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मर सकेगा। हड्डी हड्डी से लड़ने वाले यह योद्धा जीवन की महान शक्ति को अभी तक अपने में जीवित रख सके हैं। संसार कहता है स्टालिनग्राड में लोग खंडहरों में से लड़े थे और उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने बर्बरता की धारा को रोककर रूस को गुलाम होने से बचा दिया। किंतु मैं पूछता हूँ, क्या शिदिरगंज दूसरा स्टालिनग्राड नहीं? मनुष्यों को भूख से तड़प तड़प कर यहाँ जाने दे चुके हैं। वे भीषण रोगों का शिकार हो चुके हैं। उनके घर खंडहर हो गए हैं। कब्रों से जमीन ढक गई है। नदियों में लाशों की संधाड़ एक दिन दूर दूर तक फैल गई थी, किंतु मनुष्य का साहस जीवित है। आज भी बंगाल के बच्चे क्रांति को नहीं भूले हैं। क्या इन योद्धाओं ने भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आघात को सहकर आज संसार को यह नहीं दिखला दिया कि जनशक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती, वह कभी मर नहीं सकती? जब फासिस्टवाद से भी बर्बर नर पिशाच मुनाफाखोरों ने नाज पर बैठकर जहर उगला, कपड़ा चोरों ने उन्हें बहू बेटियों को निर्लज होने दिया, तब भी क्या इन्होंने सिर झुकाया? नहीं, ये वीरों की तरह लड़े हैं। आज शिदिरगंज की पृथ्वी शहीदों के मजारों से ढक गई है। युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी शस्य श्यामला भूमि में भी मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था, और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित रहना चाहती थी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज अकाल का वह पहला भीषण स्वरूप समाप्त हो चुका है, किंतु रोगों की वर्षा आंधी के बाद प्रलय उमड़ रही है, और इस समय भी लोग कहते हैं बंगाल का अकाल समाप्त हो चुका है। पर आज यह कुछ नहीं तो भी महामरण का भीषण नृत्य है। जब हम लोग शिदिरगंज से लौट रहे थे, शीतलता की प्रशांत धारा में नहाता हुआ एक आदमी गा रहा था, सोनार बांग्ला होलो शौनशान एक साथ सब चले। उसका यह स्वर दूर दूर तक लहरों पर फैल उठता था। दोस्तों, उम्मीद है कि यह सारा लेसन आपको अच्छे से समझ आया हो। यह बहुत ही अच्छा लेसन था और इसमें बंगाल के अकाल के इतना सौंदर्यपूर्ण विवरण दिया गया था। आप इस लेसन को डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF है, उसमें जाकर देख सकते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू सो मच।